Assalamu alaikum students. Today our topic is about important organelles of the cell, which is our topic D. इसमें हमारे पास जो important organelle है उसमें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो इसमें हमें ये पता चलता है, यानी इसका अगर हम इंट्रो ले लें तो इसमें हमारे पास ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स में, क्योंकि इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। तो मेम्ब्रेन बाउंड होने की वजह से जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? बेसिकली इट इज अ नेटवर्क। ये नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टेड चैनल्स का, इंटर कनेक्टेड चैनल्स का, यानी अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स। ठीक है, लाइक अगर आप जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये एक नेटवर्क आपको नजर आ रहा है जिसमें जो इंटरकनेक्टेड चैनल्स का मतलब ये है कि जो चैनल्स है आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, यानी कि ये आप चैनल्स आप देख रहे हैं। ठीक है, ये सारा जो है ये एक प्रॉपर जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है जिसमें ये नेटवर्क है। ठीक है, इंटरकनेक्टेड चैनल्स का। अब ये जो इंटरकनेक्टेड चैनल्स हैं इसमें आप ये देखें तो आपको ये फ्लैटेंड सैक्स नजर आ रहे होंगे, मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैटेंड सैक्स। ठीक है, ये जो फ्लैटेंड सैक्स हैं ये इन्हें नाम दिया जाता है सिस्टर्नी का। ठीक है, ये सिस्टर्नी सैक्स हैं। ठीक है, अब इस पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो यानी कि अगर हम इसको इसकी जो प्रॉपर स्टडी करें तो हमें ये पता चलता है कि ये थ्रू आउट जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, वो कंटिन्यू रहता है। यानी कि न्यूक्लियस से लेकर जो हमारी जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वहाँ तक जो है ये एक्सटेंडेड रहता है। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये कंटिन्यू रहता है। ठीक है, और फिर जो है वो एंड तक जाता है, यानी थ्रू आउट द सेल जो है ये कंटिन्यू रहता है अंटिल न्यूक्लियस तक। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट इसकी इंफॉर्मेशन है जिसमें यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में ये पाया जाता है। इसके अलावा नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टेड चैनल्स का, जिसमें आप ये देख रहे हैं सारे ये चैनल्स जो हैं ये आपके पास आपको शो किए जा रहे हैं। इसमें अब अगर हम देखें तो हमारे पास इसकी 2 टाइप्स बन जाती हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक है इसकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो सेकंड टाइप है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसमें अगर हम एक चीज़ नोट करें तो वो ये है कि अगर आप ये जो सैक्स देख रहे हैं इनके आउटसाइड जो है ये सारा मटेरियल है। ठीक है, जिसमें आपको राइबोसोम्स वगैरह नजर आ रहे हैं। तो ये जो सारा आउटसाइड मटेरियल है ये इन जो मेम्ब्रेनस सैक्स है इनके जरिए जो है वो सेपरेट हो जाता है। तो ये जो मेम्ब्रेनस सैक्स इनको सेपरेट करते हैं सारे आउटसाइड के मटेरियल को, उनको नाम दिया जाता है सिस्टर्नी का। ठीक है, अब इसमें जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी 2 टाइप्स को, जिसमें एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो सेकंड है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें अगर आप देखें तो आपको ये ट्यूबुलर सैक्स भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद ये स्फीरिकल सैक्स भी आपको यानी नजर आ रहे हैं, स्फीरिकल ट्यूब्स, और जहां पे आपको जो है ये नजर आ रही हैं ट्यूबुलर। ठीक है, स्ट्रक्चर। तो ये जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी 2 टाइप्स हैं। ठीक है, तो इनको हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। चलिए अगर हम सबसे पहले हम बात कर लें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जैसे कि हम जानते हैं इसको बोला जाता है रफ, और साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको रफ क्यों बोला जाता है? रफ इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी सरफेस के साथ अटैच होते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स की अटैचमेंट की वजह से इनको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये जैसे आप ये देख रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है हम उसको देख लेते हैं, यानी कि इसका जो फंक्शन है उसको हम स्टडी कर लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। इसमें अगर हम देखें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये सरफेस प्रोवाइड करता है राइबोसोम्स के लिए। ठीक है जी, यानी राइबोसोम्स के लिए जो है ये सरफेस प्रोवाइड करता है।
यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके आउटसाइड जो सरफेस है उस पर ये राइबोसोम टीनी ग्रेन्यूल्स जो है ये अटैच्ड हैं, ठीक है। तो ये जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है कि सरफेस प्रोवाइड करता है राइबोसोम्स की अटैचमेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो राइबोसोम्स को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस है उस पर अटैच कर देती है, ठीक है। वो एक सब्सटेंस है जैसे राइबोफोरिन्स। इस सब्सटेंस के जरिए जो राइबोसोम्स हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे इस तरह से अटैच हो जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इसका क्या आता है, नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो ये सरफेस जो है प्रोवाइड करता है सरफेस फॉर प्रोटीन्स, ठीक है जी। जैसे कि अगर हम बात करें राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम्स का काम ये होता है इन्होंने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है। सबसे पहले काम ये होता है कि जैसे हम ये बात करें एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में एक होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोलस होता है उसका काम ये होता है राइबोसोम्स की मैन्युफैक्चरिंग करना। तो राइबोसोम्स की मैन्युफैक्चरिंग के बाद राइबोसोम्स क्या करते हैं कि आगे फर्दर प्रोटीन्स की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये सरफेस फॉर प्रोटीन्स, ठीक है। इसके बाद जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका एक और काम जो है वो है लिंकिंग, यानी लिंकिंग का काम। अब किन चीज़ों की लिंकिंग उसको हम देख लेते हैं। राइबोसोम यहाँ पे क्या होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये क्या करता है, लिंकिंग का काम करता है। अब लिंकिंग किन चीज़ों की, लिंकिंग जो है वो शुगर्स की करता है, ठीक है। जहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं वो आगे, यानी कि इनिशियल स्टेप जो है ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस का वो स्टार्ट होता है यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और कंप्लीट होता है आगे जाके गोल्जी अपरेटस में, ठीक है। यानी कि लिंकिंग का मतलब यही है कि यहाँ पे वो प्रोसेस जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स की सिंथेसिस का वो स्टार्ट होता है। लिंकिंग ऑफ शुगर्स, ठीक है। लाइक अगर हम बात करें जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो ये टू सब्सटेंसेस आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स, तो ये लिंकिंग का काम हो रहा है। तो यहाँ पे ये काम जो है ये स्टार्ट होता है और जो प्रॉपर सिंथेसिस है वो जाकर होती है गोल्जी अपरेटस में, ठीक है जी। तो ये एक काम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसके बाद अगर हम इसके फर्दर फंक्शन पे आ जाएं तो फर्दर फंक्शन जो है वो हमें ये पता चलता है जैसे एक ऑर्गेनेली है लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम की सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम है वो भी मौजूद होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंजाइम फॉर लाइसोसोम सिंथेसिस, ठीक है जी, वो भी जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा। ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसमें जो है वो एमडी कैट में बहुत से क्वेश्चन यानी पूछे जा सकते हैं। इसके फंक्शन के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। यानी कि इसके फंक्शन के बारे में इस तरह पूछा जा सकता है कि द एंजाइम फॉर लाइसोसोम सिंथेसिस इज प्रेजेंट इन SER, RER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या नन ऑफ दिस, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इसके बाद और भी इस तरह से जो मैंने आपको फंक्शन बताया इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे द राइबोसोम्स आर अटैच्ड विथ RER, SCR, ठीक है। तो उसमें जो है वो RER के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के साथ राइबोसोम जो है वो अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस मैंने आपको बताए इनमें से जो है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बता दिए कि ये तो एक पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो जैसे मैंने राइबोसोम्स की सरफेस के बारे में बताया आपको, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो टाइप है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब इसको नाम दिया जाता है ये स्मूथ का, इसकी सरफेस जो है वो स्मूथ होती है विदाउट राइबोसोम।
विदाउट राइबोसोम्स, यानी कि इसकी सरफेस पे कोई भी राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, ठीक है। इसकी अगर हम फंक्शन की बात करें, ये काम क्या करता है, तो इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है इसका लिपिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है जी। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि द टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस इज SCR, RER और इंपॉर्टेंट और कोई दो आपके पास ऑप्शंस होंगी। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम है लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड की सिंथेसिस, ठीक है। इसके बाद मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारे होते हैं केमिकल रिएक्शन जिसमें ब्रेकिंग भी होती है और मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका जो और जो फर्दर काम है वो है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस, ठीक है जी। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस के इम्पल्सिस की ट्रांसमिशन करता है कहाँ पे, हमारे जो नर्व सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, इनमें इसका जो काम है वो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस का होता है, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि द टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस इज RER, SCR और कोई दो ऑर्गेनेली आपको दे दिए जाएं तो वो SER का काम है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें फर्दर तो हमें पता चलता है कि इसका जो फर्दर काम है वो है डिटॉक्सिफिकेशन का, डिटॉक्सिफिकेशन, यानी ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो इस तरह से होती है कि जैसे अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी में अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं तो हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या करते हैं कि हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं, तो उनको डिटॉक्सिफाई करना होता है, लेस टॉक्सिक सब्सटेंस बनाना होता है, ठीक है। तो उस पर्पज़ के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इस्तेमाल होता है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है हार्मफुल सब्सटेंसेस की, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें जैसे हमने बात कर ली कि अब ये ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस का काम करता है, ठीक है। इसके बाद हमने इसके और भी फंक्शन जो हैं वो डिस्कस कर लिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन पे आ जाएं और भी इसके बहुत से फंक्शन हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो ये स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स, इनकी प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। स्टीरॉयड हार्मोन्स की जो प्रोडक्शन है इनमें भी ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। लाइक जैसे अगर हम बात करें कि मेल की अगर हम बात करें तो मेल में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, इसकी प्रोडक्शन में ये इन्वॉल्व होता है। इसके बाद अगर हम फीमेल में बात करें तो फीमेल में जो है वो प्रोड्यूस होता है मोस्टली एस्ट्रोजन हार्मोन, तो इसकी प्रोडक्शन में भी ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि द टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स, ठीक है। तो वो हमारे पास होगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो हमें यानी कि ये सारा हमने इसके फंक्शंस को भी डिस्कस कर लिया, ठीक है, कि इसका जो मोस्टली इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो क्या हैं कि लिपिड की मेटाबॉलिज्म करता है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस करता है, ठीक है, स्टेरॉयड हार्मोन्स जो हैं इनकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और भी हमने इसके एक फंक्शन जो है वो फर्दर डिस्कस किया, तो इसमें ये जो है ये इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें अच्छा जी, अब हम SCR और RER इनको ले लेते हैं, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये एब्सेंस और अबंडेंस इनकी किन में होती है, किन सेल्स में होती है, ठीक है। अगर हम सबसे पहले तो अबंडेंस की बात करें, अबंडेंस का मतलब ये है कि ये किन सेल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये मोस्टली लिवर एंड गोनेट सेल्स जो हैं इनमें ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ज़्यादा तौर पर पाए जाते हैं हेपेटोसाइट्स में, ठीक है।
जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी जो अबंडेंस होती है, जो ज़्यादा पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं हेपेटोसाइट्स में, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ज़्यादा इनकी जो अबंडेंस होती है वो होती है लिवर सेल्स में और गोनेट सेल्स में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको गोनेट्स का बताया कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन और इसके अलावा जो है फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रोडक्शन में ये इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि ऐसे ग्लैंड्स जो कि ऑयली हार्मोन्स की यानी स्टेरॉयड हार्मोन्स की जो प्रोडक्शन है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो वो गोनेट्स हैं। ठीक है, गोनेट्स में हमारे जो सेक्स ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जिसमें टेस्टिस और हमारे पास जो ओवरीज हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी जो है अबंडेंस किस में है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये टाइप। ठीक है, ये हमारे पास तो हो गया कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उसको स्टोरेज ऑर्गेनेली भी कहा जाता है, स्टोरेज ऑर्गेनेली। ठीक है, यानी कि ये स्टोरेज का काम भी करता है। ठीक है, तो इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि द टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच एक्ट एज ए स्टोरेज ऑर्गेनेली इज SCR, RER या कोई से भी दो आपसे पूछ लिए जाए तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये भी इसका एक फंक्शन है, स्टोरेज ऑर्गेनेली। ठीक है, इसके बाद अगर हम थोड़ा सा एक पॉइंट ये डिस्कस कर लें, जैसे मैंने बात की कि न्यूक्लियस की अगर हम देखें तो ये न्यूक्लियस के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, यानी न्यूक्लियस तक ये कंटिन्यू रहते हैं। अब जो न्यूक्लियस है इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस होते हैं, न्यूक्लियोलस। ठीक है, इन न्यूक्लियोलस का काम होता है राइबोसोम्स की सिंथेसिस करना, राइबोसोम्स की मैन्युफैक्चरिंग। इन राइबोसोम्स से फर्दर आगे बनती हैं प्रोटीन्स। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आ जाए द फैक्ट्री फॉर राइबोसोम सिंथेसिस इज, तो वो होगा न्यूक्लियोलस। ठीक है, यानी कि राइबोसोम की सिंथेसिस के लिए जो फैक्ट्री है वो न्यूक्लियोलस है। ठीक है, इसी तरह द फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम्स, तो जो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए फैक्ट्री है वो है राइबोसोम्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ लिया जा सकता है MD कैट में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट उसके यानी फीचर्स हैं। अब अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होता है। ठीक है, सिवाय कुछ ऐसे सेल्स हैं, जैसे अगर हम बात करें RBCs, रेड ब्लड सेल्स, इसके अलावा स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, इन सेल्स में ये होता है कि जो इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी कॉम्पोजिशन टू लो होती है या ये एब्सेंट होता है इनमें। ठीक है, RBCs और स्पर्मेटोजोआ ये एक एक्सेप्शन होती है। ठीक है, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका मेन फंक्शन जो है वो ये है कि ये जो सेल की शेप है, स्ट्रक्चर है, उसको मेंटेन रखता है। ठीक है, तो ये है इसका यानी कि सारा ओवरव्यू जिसमें हमने डिस्कस कर लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER इनकी अबंडेंस कहाँ पे होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी मोस्टली जो एब्सेंस है वो इन सेल्स में होती है। ठीक है, इसके अलावा हमने इनके फंक्शंस को भी स्टडी कर लिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इसकी जो है वो चीज़ें हैं MD कैट के हवाले से। ठीक है जी, ओके, थैंक्स।